नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बजट में रक्षा क्षेत्र को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो घोषणाएं की हैं उसके क्या मायने हैं। कारण मुद्दा देश की सुरक्षा का है, मुद्दा आतंकवाद का है, मुद्दा उन देशों से सजग और तैयार रहने का है जो भारत की सीमाओं में अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। मुद्दा भारतीय सेनाओं को बेहतर हथियार उपलब्ध कराने का है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। इसलिए रक्षा क्षेत्र के लिए 2022-23 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए क्या कुछ दिया है और उसका क्या असर होगा, इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बजट, रक्षा और केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा करेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस समय तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस समय SIDM के DG सुनील मिश्रा जी स्टूडियो मौजूद हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस समय लोहिया एरोस्पेस सिस्टम लिमिटेड के CEO अनुराग लोहिया जी। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी से। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत रामेश्वर जी मैं आप ही से करूंगा। जो बजट पेश हुआ है, खास तौर से रक्षा की अगर मैं बात करूं तो एक तो बजट बढ़ाया भी गया है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की जो बात है उसकी झलक हमें इसमें देखने को मिलती है। इस साल रक्षा बजट में 47,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को रक्षा की दृष्टि से? देखिए, ये बजट जो है इस बार का, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट मैं देखता हूं जी। और इसको अगर हम बारीकी से देखें तो इसके अंदर एक गवर्नमेंट की जो थ्रस्ट है वो है आत्मनिर्भरता के ऊपर, यानी कि सेल्फ रिलायंस के लिए। और हमारे देश में दो चीज की बहुत बड़ी कमी है रक्षा क्षेत्र के अंदर जी। पहला है टेक्नोलॉजी। द स्टेट ऑफ आर्ट जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। दूसरा, डिफेंस प्रोडक्शन के जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं वो भी इतने मॉडर्नाइज नहीं है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारे देश में आत्मनिर्भरता अगर बढ़े तो इन दोनों के अंदर उन्नति होनी चाहिए। और इसलिए इस साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 5,25,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है इसके अंदर, जो कि पिछले साल 4.78 लाख था, जिसमें 47,000 करोड़ एडिशनल इसके अंदर हमको एलोकेशन हुई है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल परचेजेस के लिए हमारे पास इस साल पैसा और भी ज्यादा होगा, ताकि हमारी सेनाएं जो है उनको मॉडर्नाइज किया जा सके। और जहां तक सवाल आता है हमारी गवर्नमेंट की थ्रस्ट के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, उन्होंने 2-3 पॉलिसीज बहुत अच्छी लेके आए हैं जी। सबसे पहला, टेक्नोलॉजी गैप को पूरा करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर काफी जोर दिया गया है। और यहां तक कि गवर्नमेंट ने बोला है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जितना भी पैसा लगाया जाएगा उसका 25% जो है वो प्राइवेट सेक्टर, जितना भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनका, और उनको स्टार्टअप जितने उनको दिया जाएगा, ताकि एक कल्चर पैदा हो इनोवेशन की। और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी गैप जो हमारा है उस गैप को भी पूरा किया जा सके जी। अगली चीज जो इस पॉलिसी के अंदर है, 68% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करेंगे डिफेंस के ऊपर, वो हम भारत में ही बने हुए हथियार, एम्युनिशन और साजो सामान के ऊपर करेंगे। और तीसरी चीज जो इसके अंदर है, हमारा जो टारगेट है सेल्फ रिलायंस के लिए, 10% हिंदुस्तान में बनने वाला जो कि साजो सामान है उसके अंदर इस वित्तीय वर्ष के अंदर हम उसकी बढ़ोतरी करेंगे, जो कि काफी प्रैक्टिकल मेरे को लगता है और ये पॉसिबल है। जी बिल्कुल। इससे पहले पिछले साल भी आपने देखा होगा कि जो भी सामान हम बाहर से, विदेश से आयात करते हैं, उसकी एक नेगेटिव लिस्ट बनाई गई है। उसमें 200 से 300 आइटम्स हैं
जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है कि ये जितना भी सामान है ये बाहर से आयात नहीं होगा, इसको हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हीं से हम खरीदेंगे। इससे होगा ये कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, साथ ही उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक क्या होता है, जो भी हथियार अम्युनिशन होता है लोगों को होते कमी है, रामेश्वर जी, और इस बजट में प्रोडक्ट है उसको इस प्रकार से देखा जाता है। रामेश्वर जी, क्वालिटी कंटेंट इस बजट में बहुत कुछ है, उस पर भी मुझे चर्चा करनी है। सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि बजट में 5 लाख करोड़ को पार कर गया है बजट रक्षा क्षेत्र का। अगर मैं टोटल बजट की बात करूं तो उसमें 13% से अधिक की हिस्सेदारी अब रक्षा क्षेत्र को लेकर हो गई है। आमतौर पर देखने सुनने में पहले आता था, अब से 4-5 साल पहले की बात मैं करूं, या तो उस बात को बहुत ज्यादा कहा नहीं जाता था कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों पर जो साजो सामान है उस पर कितना खर्च करेगा बजट में, या बजट में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती थी या बचा के कुछ बताया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भारत जो है, जो सरकार है, केंद्र सरकार जो है, वो काफी ज्यादा खर्च कर रही है अब रक्षा तैयारियों पर। इसको आप कैसे देखते हैं? रक्षा क्षेत्र किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए चूँकि हमारी अगर सीमाएं सुरक्षित होंगी, अंदर हम लोग सुरक्षित होंगे, तो बाकी व्यापार, वाणिज्य, एजुकेशन, डेवलपमेंट सब कुछ होगा। अभी तक जो इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने जो भी अनाउंसमेंट्स किए हैं रक्षा क्षेत्र के लिए, उसमें आत्मनिर्भरता को सेंट्रल थीम में रखा है। उसको मद्देनज़र रख करके सारी चीज़ों का को गढ़ा गया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर हमारा होना रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा पैसा है उससे विदेश में नौकरियां ना पैदा हों, उससे हमारे देश में ही नौकरी पैदा हो। हमारे पास अपने हथियार अपने बनाए हुए होंगे, उनका पेटेंट, उनकी जो आईपी है वो हमारे हिंदुस्तान में होगी, तो उसमें हम उसको डेवलप भी कर पाएंगे, उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। दूसरे की ली हुई टेक्नोलॉजी से ये सब चीज़ें संभव नहीं है। इस बजट में कैपिटल बजट जो है डिफेंस का 5 लाख करोड़ में से, उसमें 9% का इजाफा हुआ है, जो कि सब्सटैंशियल है। कैपिटल बजट का 68%, जैसा कि जनरल साहब ने कहा, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। ये भी आत्मनिर्भरता की ओर सही दिशा और सही गति प्रदान करने के लिए किया गया है। इंडस्ट्री लेड R&D ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए 25% R&D का बजट प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और MSME के लिए निर्धारित किया गया है। एक नोडल एजेंसी बनाने की बात करी गई है टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारी जो इंडिजनाइजेशन का एफर्ट है उसको करने के लिए, क्योंकि अगर हमारी गुणवत्ता अच्छी होगी, विश्व स्तर की होगी तो उससे हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और एक्सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खाली हम अपनी ही नीड्स के लिए अगर साजो सामान बनाएंगे तो शायद इकॉनमी ऑफ स्केल नहीं मिलेगी और उसकी वायबिलिटी बहुत सारी चीज़ों की नहीं आएगी। छोटे छोटे कुछ और बहुत ऐसे निर्णय हैं जो, जैसे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ पेमेंट्स की बात अगर आप फाइन प्रिंट्स में जाएं तो उसमें है। एक बहुत बड़ा मुद्दा था बैंक गारंटीज़ का। बैंक गारंटी में बहुत सारा पैसा फंसता है, और चूँकि ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, तो एक खासी रकम एंटरप्रेन्योर की बैंक गारंटीज़ में फंसी हुई रहती है, जो कि अगर लिक्विडिफाई हो जाए तो वो प्रोडक्टिव यूसेज में आ जाएगी। उसके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ माननीय वित्त मंत्री जी ने करी है, वो है कि उसका अल्टरनेटिव दे दिया कि श्योरिटी बॉन्ड्स दे दें। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फाइन प्रिंट्स में हैं। दिशा, गति और नियत तीनों बहुत साफ हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है रक्षा उत्पादन, और खासतौर से रक्षा के क्षेत्र में। अनुराग जी, अगर बात मैं निजी क्षेत्र की करूं, क्योंकि बात इसमें स्टार्टअप की है, अनुसंधान की है, विकास की है, और जो लक्ष्य तय किया गया आत्मनिर्भर भारत के लिए कि उसमें जो हमारी घरेलू इंडस्ट्री है जो रक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई है, उसी से साजो सामान खरीदे जाएं, बनाए जाएं, सेना उसी से मजबूत हमारी हो।
निजी क्षेत्र की भागीदारी की दृष्टि से आप इस बजट को रक्षा क्या उससे कैसे देखते हैं? निजी क्षेत्र की भागीदारी में रक्षा क्षेत्र के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। अगर आप देखें दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर विच आर कंसिडर्ड टू बी जहाँ पे मेजर डिफेंस का और रक्षा का उत्पादन होता है, ज़्यादातर निजी क्षेत्र में ही होता है। चाहे वो अमेरिका है, चाहे जर्मनी, यूके, फ्रांस, सब जगह निजी क्षेत्र में ही होता है। उसी के निजी क्षेत्र के ही अग्रणी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। 2-3 साल से निजी क्षेत्र को बहुत ही प्रोत्साहन दिया गया। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बजट बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिस्ट्रिक्शन किया गया है, 68% निजी इंडस्ट्री से ख़रीदा जाएगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ख़रीदा जाएगा। फॉरेन कंपनीज़ को भी अगर सप्लाई करना है तो इंडिया में निजी क्षेत्र में उनको उत्पादन करना पड़ेगा। वो उसकी वजह से जितना यहाँ पर अब रिसर्च और डेवलपमेंट होगा, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जो 25% बजट निजी क्षेत्र के लिए दिया गया है, इन दोनों को जोड़ करके बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा। जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दृष्टि से आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि 25% आरक्षित उसी के लिए करने का प्रस्ताव है, इसे कैसे देखते हैं आप? इसमें साहब ऐसा है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं सब इंपोर्ट होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ नहीं कई सालों में। कुछ चीज़ों पे खैर बहुत हुआ, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा नहीं हुआ। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिया है 25% का फॉर निजी क्षेत्र, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बजट। उसका निस्तारण कैसे होगा, उसके फाइन पॉइंट्स अभी सारे के सारे सामने आ रहे हैं। विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में प्रोडक्शन करेंगी, हिंदुस्तानी कंपनियां साथ में प्रोडक्शन करेंगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन। जी बिल्कुल। रामेश्वर जी, अगर मैं बात साजो सामान की करूं, हथियारों की करूं, चाहे लड़ाकू विमान की करूं, कुछ समय पहले तक इस तरह की खबरें सामने आती थीं, कुछ साल पहले तक, कि भारतीय जो हमारे जवान हैं, जो सेना के हमारे जवान हैं, उनके पास अच्छे शूज़ नहीं हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं हैं, हथियारों की कमी है, गोला बारूद पता नहीं कितने दिन का है। ये कुछ साल पहले की मैं बातें बता रहा हूं, जो अखबार की सुर्खियां बनती थीं, समाचार बनते थे। इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि आप कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को? आपने जो बोला, हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूं, कुछ कमियां थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो फौज के अंदर लड़ाई करने के लिए जो साजो सामान हमारे पास होना चाहिए वो तकरीबन हमारे पास था। अगर आप देखें कि भारतीय सेना ने 4 लड़ाइयां लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ और सबको हमने जीता है जी, क्योंकि वॉर के अंदर देयर इज नो रनर अप। लेकिन जो हमारे पास साजो सामान था और अभी भी है काफी, वो काफी पुरानी टेक्नोलॉजीज का है। तो एक जरूरत है कि पुरानी टेक्नोलॉजी के हथियार और एम्युनिशन को रिप्लेस किया जाए विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और ये जो बजट है, जैसा कि दूसरे प्रवक्ता ने भी बोला है, इसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है और बहुत ही अहमियत वाली चीज है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि हमारा टेक्नोलॉजी का जो गैप है उस गैप को पूरा किया जा सके जी। आज की तारीख में धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों में, चाहे स्मॉल आर्म्स हो, तोपखाने का इक्विपमेंट हो, मैकेनाइज्ड फोर्सेस का इक्विपमेंट हो, एयरफोर्स का इक्विपमेंट हो, नेवी का इक्विपमेंट हो, हर एक के लिए हमारे पास अच्छी फैक्ट्रियां हैं, तकरीबन ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी भी है और हमारा काफी प्रोडक्शन हो भी रहा है। और ये प्रोडक्शन कुछ हमारे जो मित्र देश हैं उनसे भी टेक्नोलॉजी लेके किया जा रहा है। तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर इसका क्वालिटी कंटेंट बढ़ाना, इसकी हथियार एम्युनिशन बनाने की क्षमता बढ़ाना, हमारे पास जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, उसको हाई टेक्नोलॉजी की जो हथियार है उनको बनाने की उनकी क्षमता बढ़ाना, ये सारी चीज है जिसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा जोर देना है। क्योंकि हमारा इस वक्त तकरीबन 60 से 65% जो हमारा इक्विपमेंट है वो इंपोर्ट होता है। जब भी आप अखबार की सुर्खियां देखें तो कहते हैं जी राफेल हवाई जहाज हमने लिया है, वो भी हमने इंपोर्ट किया है। C-30 हमने एयरक्राफ्ट इंपोर्ट किया है, वो
वो भी बाहर देश से आया है। तो इस प्रकार के हाई टेक्नोलॉजी वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हथियार है, एम्युनिशन है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी गवर्नमेंट का मुद्दा ये है कि आगे चल के प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलाकर साथ में साइंटिफिक कम्युनिटी को साथ में लेकर हम ऐसे मुकाम पर पहुंचे ताकि धीरे धीरे करके अगले 10 या 15 साल के अंदर हम इस स्टेज पर पहुंच जाएं कि हमारी जरूरत का ज्यादातर जो सामान है वो हमारे देश के अंदर ही बढ़े। क्योंकि हमारे देश की सबसे एक जो स्ट्रेटेजिक वीकनेस है वो है हथियार और एम्युनिशन का उत्पादन करने की क्षमता में कमी। और जब ये क्षमता कम है तो उसके अंदर हमारी पॉलिटिकल जो वो है स्टेचर है, उसके अंदर भी थोड़ा हमको कमी महसूस होती है। क्योंकि लड़ाई के वक्त अगर कोई देश जिससे हमने हथियार लिए हुए हैं वो उसको मना कर दे या उसको बहुत ही ज्यादा पैसों में दे उसके बाद, तो उससे देश का काफी नुकसान रहता है। तो हमारी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो है और जियो पॉलिटिकल स्टेचर है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इसीलिए मैंने ये रामेश्वर जी सवाल आपसे पूछा था, ये जानना मैं चाहता था, क्योंकि कमी का मकसद कहने का ये नहीं था कि दूसरी सरकारों ने कुछ नहीं किया। इस देश की सुरक्षा के लिए हर सरकार ने अपने ढंग से अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में कि अब भारत केवल अपनी जरूरत के लिए हथियार बनाना नहीं चाहता। आत्मनिर्भर हम हो रक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हम जो रक्षा का व्यापार है, कारोबार है, उसको सामने रखकर हम दूसरे देशों को भी मिसाइल बेच सकें, हथियार बेच सकें और उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, वो भी एक बड़ा लक्ष्य है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये रक्षा उत्पादन का क्षेत्र ऐसा है कि इसको जब हम सुचारू रूप से करने लगेंगे जी, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जीडीपी पे भी आएगा। मेरा ये मानना है कि हम लोग प्रयास तो करीब 2000 से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5-7 सालों में बहुत तेज़ी से एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। क्या पैराडाइम ये शिफ्ट हुआ है कि जो नीतियां बन रही हैं वो नीतियां इस चीज़ पे केंद्रित हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए। भारतवर्ष का जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। वो बहुत सारी विषम परिस्थितियों में, जहाँ एनवायरनमेंट बड़ा हॉस्टाइल है, जहाँ पर टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर भी वो एंटरप्रेन्योर एक्सेल करता है। हमारा एंटरप्रेन्योर विश्व के किसी भी एंटरप्रेन्योर से 19 नहीं है, नंबर 1 जी। नंबर 2, हमारे यहाँ का जो साइंटिफिक माइंड है, सेरिब्रल एसेट है, वो भी बहुत उच्च कोटि का है। आप पूरे विश्व में देख लीजिए, जहाँ कहीं भी रिसर्च हो रही हो, चाहे वो नासा में हो रही हो या कहीं भी हो रही हो, वो कर हिंदुस्तानी रहे। तीसरी चीज़ जो अभी हुई है हाल में, वो है कि हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी और बहुत सुघड़ बनी हैं। इन पॉलिसीज़ के बनने की वजह से मेरा अपना ये मानना है कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप विल बी अनलीश्ड। इट इज़ ऑलरेडी बीइंग अनलीश्ड। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। अभी तक हम लोग विश्व के सबसे बड़े खरीदारों में से थे आर्म्स के। सिपरी की लिस्ट में पहली बार टॉप 25 नेशंस में हिंदुस्तान का नाम आया है, जिसकी वजह यह है कि करीब 700% से ज़्यादा इजाफा हमारे एक्सपोर्ट में अभी कुछ सालों में हुआ है, और वो प्राइवेट सेक्टर लेड है। तो अभी तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने बहुत अच्छा काम किया, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब जब प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्रेन्योरशिप, एबिलिटी टू टेक रिस्क, इनोवेटिवनेस, ये सारी चीज़ों को एक मुफीद एनवायरनमेंट मिलेगा, जो कि मिल रहा है। मेरा अपना मानना ये है, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ के ऊपर, कि आने वाले कुछ समय में इंडिजिनसली डिज़ाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आईपी, जो मैंने पहले भी कहा, हमारे देश के अंदर नहीं होगा, हम उसको, उन हथियारों को, उन सिस्टम्स को ना तो अपग्रेड कर पाएंगे बाहर की अगर ली हुई टेक्नोलॉजी होगी, और ना ही उसमें बहुत सारे बंधन हैं। तो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और हमारा साइंटिफिक माइंड हिंदुस्तान का, ये मिल करके, जिसके लिए ये अभी जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं बजट में, वो भी बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में हैं जी।
तो मेरा अपना विश्वास है कि आने वाले समय में हम आमूल चूल परिवर्तन इस क्षेत्र में देखेंगे। जी बिल्कुल। अनुराग जी, अगर एरोस्पेस की मैं बात करूं तो अच्छे विमान, और जहां तक कहा जाता है कि अब लड़ाई जो है वो परंपरागत ढंग से जो हुई 60-70 के दशक में या उससे पहले होती थी, उस तरह ना होकर लड़ाई बदल गई है। टेक्नोलॉजी आधारित अगर युद्ध होगा कभी तो टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध होगा। विमानों की भूमिका बहुत बढ़ेगी। मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हो रहा है दुनिया में, जिस तरह से विकसित हो रहा है, R&D उस पर हो रही है, वो भी आपके सामने है। आप कैसे देखते हैं उस स्पेस को? ये आपने साहब सही कहा कि अब जो परंपरागत तरीके से युद्ध होता था वो बदल गया है। अब काफ़ी कुछ हवा में होता है, कुछ कंप्यूटर्स पे भी होता है, मिसाइल से होता है, और उसमें अब बहुत सारा जो योगदान आ रहा है अब अनमैन्ड व्हीकल्स का। UAV से आधी लड़ाई तो अब UAV से लड़ी जाती है, और उसमें हमारे देश में काफ़ी काम हुआ है। UAVs बनने भी लग गए हैं। हमारी कंपनी भी UAVs बनाती है जी। और उसका UAVs के साथ एडवांटेज है कि जिस कंट्री का UAV है, जो कंट्री उड़ा रही है, उसके जहाँ जान का नुकसान नहीं होता है। उसमें काफ़ी एडवांस हम लोग ने कर लिया। जैसे मिश्रा साहब ने कहा कि IP और टेक्नोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये भी सही बात है कि दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं उसमें से 80% वॉर की वजह से ही हुए हैं। तो वॉर्स एंड फाइट्स लीड इनोवेशन इन एनी कंट्री, एंड हम लोग के यहाँ पर वी हैव लीपफ्रॉग्ड दी ओल्ड जनरेशन, और अब हम लोग काफ़ी आगे पहुँच गए हैं इन दी एरियल वॉरफेयर। जी जी बिल्कुल। हालांकि युद्ध जो होता है उसका कोई भी समर्थन नहीं करता, ना कोई चाहता है युद्ध, लेकिन फिर भी देश की रक्षा के लिए तैयारी तो करनी ही है और करनी पड़ती है किसी भी सरकार को। रामेश्वर जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो सीमाओं से लगे क्षेत्र हैं, उनमें अच्छी सड़कें बने। एक बदलाव इसमें भी देखने को मिला है, और सरकार ने इस बार के बजट में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें करीब 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप कैसे देखते हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो? सीमा सड़क संगठन का जो पूंजीगत बजट है वो 40% बढ़कर करीब 3,500 करोड़ रुपए हो गया है। ये बहुत सही कदम है, और मैं आपको एक कोट बताना चाहता हूं जो फौज में बोलते हैं हम, आर्मी मूव्स ऑन स्टमक। ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इन्फेंट्री के जो जवान हैं, आर्टी के जवान हैं, वो तो वहां पे पहुंच जाएंगे लड़ाई करने के लिए, लेकिन उनके जो हथियार हैं, तोपें हैं, उनकी राशन, उनका पानी, उनकी सप्लाईज जो है, उसके लिए आपको रोड्स चाहिए। अभी तक हमारे देश के अंदर, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर और माउंटेन्स का जो इलाका है, उसमें रोड्स और ट्रैक्स जो हमारे फौज के लिए चाहिए थे वो कम थी। जी। BRO जो है हमारी संस्था है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, और लोकल जो सिविल अपने स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है। और ये जो एडिशनल एलोकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये हमारी लड़ाई करने की जो क्षमता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और साथ ही साथ हमको, अगर मैं टेक्निकल तरीके से देखूं तो इसमें हमारे और भी ज्यादा ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं। पहले क्या था, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां तक हमारी रोड थी, वहां से 2 या 3 दिन तक जवान पैदल चल के जाते थे, और जो भी उनका राशन पानी था वो पीठ पे ले जाते थे। जी। अभी जो है, जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों के अंदर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जोर दिया है, उसकी वजह से ये दूर दराज के जो इलाके हैं उनके अंदर सड़कें पहुंच गई हैं, और उससे बहुत बड़ा फायदा है। तो ऑप लॉजिस्टिक्स के लिए ये बड़ा अच्छा कदम है, और इसको और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। 14 के बाद जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, उसको लेकर भी जो पड़ोसी देश हैं वो परेशान थोड़ा सा होते हैं कि भारत ने 14 के बाद इतनी तेजी से काम इस क्षेत्र में कैसे किया। सुनील जी, अनुराग जी, रक्षा का क्षेत्र है, चर्चा तो और भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रामेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।